को फास्ट चलाने के लिए जो सिस्टम लागू करना चाहिए, जो गवाहों को प्रोटेक्शन देने की बात है, समयबद्ध तरीके से सारा काम होने की बात है, कोर्टें खाली पड़ी हैं, कोर्टों को भरने की बात है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, तब जाकर के कहीं ये व्यवस्था बैठेगी। आज कोर्टों पे काम का इतना अंबार है कि नंबर ही नहीं आ पाता लोगों का, और ट्रायल कोर्ट्स में तो आधी से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, हाई कोर्ट्स में खाली पड़ी हैं। तो आप इस सिस्टम को भी साथ में हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, कानूनों का जो सरलीकरण भी करना पड़ेगा। अंग्रेजों के जमाने से ही सारा सिस्टम चला आ रहा है, इसमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है, जिससे अनावश्यक रूप से इतने लंबे ट्रायल नहीं चले। इतनी सीढ़ियां अपीलों की इतनी कर दी है कि उसी में इतना टाइम निकल जाता है कि आधा जो सामने वाला जो बेचारा पीड़ित पक्ष है वो तो वैसे ही उसमें टूट जाता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आजकल इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। बहुत से केसेज में आपने देखा होगा कि सामने आता है, और जो सामने खुल रहे हैं पर्दे, किस तरह से सांसद तक को ऐसे मामले में लपेटा गया है, जो अभी दिल्ली के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, और वहां क्या क्या मिल रहा है, किस तरह से लोगों ने इसको एक धंधा बना लिया है। सांसद के खिलाफ बहुत बड़ा खतरनाक मामला है। एफआईआर सांसद के खिलाफ होनी चाहिए थी और एफआईआर करी लेडी के खिलाफ में। चले वो एक अलग नहीं, सुशील जी वो एक मतलब उस टाइप से बता रहे हैं कि केसेस, चलिए उसको छोड़िए। आपने जो कहा कि दुरुपयोग जो हो रहा है, दुरुपयोग जो हो रहा है, और आप देखिए 498 तक में ससुर तक के ऊपर जो है 370 के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। परिवार ये बड़ी स्थिति लगाए जा रहे हैं, देवा नंदोई, ऐसा संभव है कुछ? तो इस तरह का जानबूझ करके हरेस करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, दवा बनाने के लिए महिलाओं की तरफ से भी ऐसा हो रहा है। उनके परिवारजन ऐसा स्टोरी बना देते हैं कि देखते ही रह जाओ आप अगर एफआईआर पढ़ो। तो ये कुल मिलाकर के सारे सिस्टम को दुरुस्त करने की बात है। चलिए निवेदिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक महिला हमारे बीच आप बैठी हुई हैं, क्या वास्तव में दो चीजें देखिए इसके अंदर, एक तो सबसे बड़ी समझ, सूझबूझ, न्यायिक प्रक्रिया तो है ही, उसके अलावा महिलाओं को ध्यान के साथ साथ क्या वास्तव में समाज में एक ऐसी भी कुछ चीजें हैं कि जैसे ब्लैकमेलिंग केस की बात कही, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सुशील जी ने बात कही, जो हाल ही में एक बीजेपी सांसद जो हनी ट्रैप में अभी फंसे हैं, तो कुछ ऐसे केसेज हैं जिसमें गौर फरमाना चाहिए कि वास्तव में हम ये तो कह रहे हैं कि गुड एंड बैड दोनों की तो बात करते हैं, लेकिन क्या इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि समझदार महिला अगर इस तरह के केसेस को करें तो एक विश्वास उससे उठता दिखता है। और दूसरा भी जो निशा जी बात कर रहे थे, या फिर हम बात सुमन जी कह रही थी कि झूठे केसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं, डेथ में जाने की आवश्यकता है उसकी। जी योगेश जी, ये बात सही है कि कुछ लोग झूठे आरोप लगाते हैं, कुछ महिलाएं भी, लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद का मामला है, तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तो हम इस मामले में कुछ अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जैसे कई लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं, तो ये साबित होने लगा है कि कानून का दुरुपयोग किया ही जा रहा है। और बाकी जहां तक ये सामाजिक स्तर की बात है, तो उस पर तो चेतना आनी बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रखी है, और यहाँ वो तो सब चीजें चल रही हैं। चलिए, पढ़ी लिखी बच्चियां भी हैं, लेकिन घटनाएं जो अभी बात कर रहे थे भंडारी साहब, वो ऐसे परिवार की हैं, वो लड़की डबल एम है, जो ससुर, देवर, जेठ, नंदोई सबके ऊपर आरोप लगा रही है। ये ऐसे केसेज हैं कि जिन पे बचने के लिए अच्छा कानून आपका ये कहता है कि आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। कम केसेज हैं। आप बताइए कितनी महिलाएं इतना अत्याचार सहने के बावजूद घर से बाहर निकल करके पुलिस में एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए हिम्मत ही नहीं कर पाती हैं। ये तो मतलब भारतीय समाज में भारतीय महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की हो, ससुर देवर पे तो बहुत है आजकल, मतलब घर से बाहर निकल करके अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती हैं। इसके लिए भी उनको सशक्त बनाने के लिए ही हमारे राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी अनेकों योजनाएं बनाई हैं। अब आप देख लीजिए कि अभी नितिन गडकरी जी ने महिला गौरव एक्सप्रेस बसेस 200 राजस्थान के लिए लगाई। रेप की बात करा, ये पार्टी बात करा, उसमें पैनिक मुख्यमंत्री क्या किया, क्या जानते क्या? निवेदिता जी, बात पॉलिटिकल एजेंडे की बात नहीं है। सरकार को देखिए, अगर महिलाओं को हिम्मत देने के लिए ही ये प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। जब महिला सशक्त होगी तभी तो वो घर से बाहर निकल करके आवाज। लेकिन मेरा जो सवाल है, मैं देखिए ये वकील साहिबान है, इनसे तो मैं सवाल कर ही रहा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चले एक पार्टी वर्कर के नाते भी आप लोग कभी इस पे गौर करते हैं कि जब हल्ला मचता है तभी हम कुआं क्यों खोदते हैं? प्यास लगने पे ही फास्ट ट्रैक अदालतों की कमी आ रही है, क्यों नहीं हो रही है? जब जर्मन एक लड़की के साथ में अलवर में रेप केस हुआ, 7 डेज में फैसले भी आ रहे हैं। तो एक सरकारों की जो सोच है, जिसमें भी एक आनंद फानन में इस तरह से डिसीजन को त्वरित गति के साथ में एक मैसेज देने के लिए क्यों केस ऑफिसर स्कीम को इतना बिल्कुल डाउन क्यों कर दिया गया? क्यों नहीं होते हैं?
योगेश जी, न्यायिक सुधार की प्रक्रिया अब जो इतने सालों से चली आ रही है, उसको अब प्रधानमंत्री जी ने आकर के उसको त्वरित गति से आगे बढ़ाया। आप देखिए कितने सारे कानून जिनकी वजह से बिना मतलब के ऐसे कानून थे जिनकी वजह से न्याय व्यवस्था जो है वो नहीं उनसे कुछ नहीं हुआ था, वो कानून ऐसे एकदम पड़े थे। लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही थी, उससे कुछ मुख्यमंत्री उलझते जा रहे थे। बोले किताब छोटी हो गई, कानून किताब छोटी हो गई, वो तो वैसे ही बंद हो गए थे, वो तो वैसे काम नहीं आ रहे थे, वो तो लैप्स हो गए। तभी तो उससे क्या हो रहा था, उससे हो क्या रहा था, नहीं वो हटा देने आपके कमरे के अंदर कुछ हमारी बड़ा एक नहीं उससे होती थी, नहीं गलत कह रहे हैं आप, उससे होती थी एक किताब में अगर 100 एक्ट है मान लीजिए तो 5 जो पढ़े बाकी मतलब नहीं उसका, उसके मुकदमे चल रहे थे उसके, वो खाली कानून कम कर दिए भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। एक मेरा सवाल है जैन साहब, मैं आपसे मुखातिब हूंगा। देखिए आईपीसी में भी बदलाव किया गया, उसके बाद में घटना जब यूपीए 2 के वक्त हुई और उसी वक्त सब लोगों ने सहमति के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं को आनंद फान में बड़ी बहस के साथ में सवाल भी कई खड़े हुए। ये आपकी बात गलत है कि उसमें बहस पे हुई है। नहीं, वो अकेला ऐसा कानून था जिसमें यह तय किया गया था कि जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी जो भी कानून का ड्राफ्ट बनाकर दे देगी, पार्लियामेंट उसको बिना किसी डिस्कशन के पारित होगा। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक कानून जो आईपीसी में क्वालिटेटिव चेंज लेकर आया था उस पर कोई डिस्कशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर, कमेटी जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी की सिफारिश पे, वो भी पार्लियामेंट की कमेटी नहीं थी। नहीं बिल्कुल, जे.एस. वर्मा कमेटी ने जो जैसी रिकमेंडेशंस दी वैसी की वैसी एज इट इज मान ली गई और सभी लोगों ने मानी, जितने भी पार्लियामेंट्रियंस थे सबने मानी थी उस चीज को लेके, और वो एक जबरदस्त चेंज आया था। मैं इसको चेंज को गलत नहीं बता रहा, एक बहुत अच्छा चेंज आया था। मैं जो सवाल कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि घटना के बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में डिबेट हुई, डिबेट के बाद में कमेटी बनाई गई थी, और कमेटी के बाद में जो आईपीसी में बदलाव किया गया था। सवाल मेरा यह है कि डिबेट भी इस नाते शरद यादव ने उस वक्त एक कड़वा सवाल भी खड़ा किया था कि हम आज डिबेट कर रहे हैं, हालांकि डिबेट हमारे यहां पे रजिस्टर होगी, लेकिन जे.एस. वर्मा जो एक कमेटी जो फैसला करेगी, और हम जब पहले इसे बन चुके हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि अगर कोई साथी है किसी का, और मतलब आज हम उसको ही नहीं कह सकते हैं कि वो घूर रहा था, उसका नजरिया गलत हो सकता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि भविष्य में हम वापस इसी हाउस के अंदर उस कमेटी की रिपोर्ट को वापस में उसमें बदलाव कर सके। कई तरह की चीजें आ रही थी। जनता सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वो बदलाव करने के बाद किसी तरह का भय व्याप्त हो पा रहा है? देखिए, बदलाव करने से फर्क तो पड़ा है जी, ये बात है कि जितना होना चाहिए था इतना असर नहीं पड़ा। आज चूंकि डिस्कशन चल रहे हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग जेल के अंदर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े साधु संत बैठे हुए हैं, और शायद वो बदलाव नहीं हुआ होता तो वो उसमें जेल में नहीं होते, आज तक अंदर नहीं होते। जेल में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है जी, कि इसमें आजीवन कारावास की सजा का मतलब रखा विदाउट एनी रिमिशन टिल यू ब्रीथ लास्ट, जो पहले कभी नहीं था। करके 14 साल मान के चल रहे थे, पहले 14 साल मान के चल रहे थे, उसे विदाउट एनी रिमिशन जो प्रोविजन। इसके इसके अलावा रेप की डेफिनेशन को जो वाइड किया है, पहले महिला के साथ एक रेप नहीं होता था, पुलिस में उसके बयान होते थे, वो उसके साथ दूसरा ह्यूमिलेशन होता था। बिल्कुल, न्यायालय में जिस तरीके से जैसे कहा कि कई लोग बीच में कंप्रोमाइज का आधार ये भी रहा था कि वास्तव में कई पीड़ितों का ये कहना होता था, जो अमेंडमेंट किया गया उससे काफी बड़ा असर पड़ा है। महिला ऑफिसर होगी, ये भी नहीं हुआ, पर महिला ऑफिसर होगी, काफी बड़ा फर्क पड़ा। वन स्टॉप सेंटर्स बनाने से भी महिलाओं को काफी राहत मिली है, उसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। सुशील जी, आईपीसी में बदलाव के बाद में क्या लगता है आपको कि एक मैसेज जिस तरह का होना चाहिए, जैन साहब मानते हैं कि मैसेज हो सकता है कम गया हो, लेकिन वो मैसेज उन लोगों के लिए भी है कि कई लोगों के आइडल होते हैं कई लोग, लेकिन जब वो सलाखों में जाते हैं तो एक मैसेज भी जाता है। कितना बड़ा आदमी था जो कानून से ऊपर अपने आप को मानता था, वो सलाखों के पीछे। मुझे लगता है कि नजीर के साथ में ये भी एक मैसेज जाता है। निश्चित रूप से मैं योगेंद्र जी आपकी बात से सहमत हूं। जैन साहब ने भी कहा, ये जो कानून कड़ा करने के बाद में जो ये सारी प्रक्रियाएं हुई है, जो पब्लिसिटी, जो आज जैसे निर्भया केस का जो पूरे देश में एक डिबेट चल रही है, तो इससे एक उस कानून का प्रचार प्रसार भी होता है, लोगों में एक भय का वातावरण भी बनता है कि ऐसे जो लोग ऐसे कृत्य करेंगे उनके लिए कड़े से कड़ा कानून है और उनको बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है। तो वो सारा एक तरीके से निश्चित रूप से ये अच्छा संदेश है कि कड़ा कानून का प्रचार प्रसार हो और लोगों को एक भय का वातावरण बने, अपराधियों के उसमें, और जो निर्दोष लोग हैं उनको भी सुरक्षा मिले। ये सारी चीजें निश्चित रूप से ये जो नया कानून आया उससे काफी महिलाओं को सुरक्षा का एक वातावरण बना है। जी, एक भंडारी साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे भी है कि 6
ये रेप केस में 6 अपराधी थे, जिसमें से एक को नाबालिग होने का उसे 3 साल बाद में उसे रिहा करना पड़ा, क्योंकि लॉ हमारा यही कह रहा था। क्या इस जगह भी कहीं पे कुछ अब विचार करने की मेरे हिसाब से तो एक्चुअली में ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इसमें अमेंड होना चाहिए। हाँ। अब आजकल लड़के लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मिनिमम एज के अंदर जो है 12 ईयर्स कर देनी चाहिए, क्योंकि आज 16 साल है, मान लीजिए 16 साल लड़का बहुत जवान रहता है, बहुत समझ जाता है ये। तो इसमें तो कुछ एज कम किया चाहिए, इसमें विचार होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और एज तो कुछ कम किया चाहिए। दूसरा मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार से ये रिपोर्ट दर्ज होती है, जैसे अभी बात चल रही थी, आप मैडम भी कह रही थी और सुशील जी कह रहे थे कि देवर खिलाफ में, ससुर खिलाफ में रेप के दर्ज कराती हैं, तो क्यों नहीं इसके अंदर जो लेडीज एफआईआर दर्ज कराती हैं 164 के स्टेटमेंट होते हैं उसके अलावा उसकी सच बोलने की मशीन बिठा करके भी उनको करना चाहिए, ताकि उससे सच्चाई पता पड़ सके, डर भी पैदा हो सके। ये और जो आप बार बार कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ देश में हंगामा होता है, बहुत होता है ये आज ये फैसला हो गया, ये बहुत लोग डर जाएंगे। मर्डर केस में फांसी है बहुत बार पहले हो चुकी है, कौन सा टेरर पैदा हो गया, कौन सा डर पैदा हो गया। सर ये तभी हो सकता है भंडारी साहब, ट्रायल, देखिए आपने एक बात कही कि ट्रायल के साथ साथ उसका नार्को की बात भी आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये अगर ये होता है ना कि जैन साहब अगर नार्को सहमत नहीं है कि हर केस का नार्को टेस्ट नहीं नहीं संभव हो, मैं ही कह रहा हूँ, नहीं तो उसी दौर में आ जाएंगे जो उस रेप के साथ में पुलिस पूछताछ। और लाइट डिटेक्टर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी है, जो नहीं करवाना चाहता उसका आप जबरन नहीं कर सकते। नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही बात है, मैं क्या कर रहा हूँ कि डाउट है जब, लेकिन प्रूव ही हो रहा है नहीं, आपके पास और भी बहुत सारे साधन है जानने के। हम जानते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती है, क्या करनी जानते हैं। हम ये कह रहे हैं जहां ससुर पे देव इस प्रकार के लगते हैं, उन ऐसे केसेस के अंदर एक बहुत जरूरी हो गया है, वहां होनी चाहिए, नॉट इन एवरी केस। बिल्कुल। अब हमें लगता है कि भंडारी साहब भी मानते हैं, जैन साहब और सुशील जी मानते हैं, मैडम भी मानती हैं कि वास्तव में इस बात को लेकर के देखिए कानून में बदलाव पहली मर्तबा नहीं हुए हैं और होते रहते हैं। घटनाओं के साथ ही कानून का आधार भी यही होता है कि घटना किस तरह की कारित हुई, भविष्य में क्या ऐसा हो सकता है, इसका मिसयूज क्या हो सकता है, तमाम पहलुओं को लेकर के चाहे जस्टिस वर्मा कमेटी हो, चाहे पार्लियामेंट की कमेटीज बनकर के किसी में बदलाव की हुई हो, ये बदलाव हो सकते हैं। और आज भी गुंजाइश है नाबालिग को किस एज तक उसे बेनिफिट दिया जाना चाहिए, ये एक बड़ा बहस का विषय। बिल्कुल कर दिया, हाँ कर दिया, लेकिन अभी भी जो उसका रिक्वायर्ड और नहीं अभी क्या है वो तो अभी भी बहस का विषय ये है कि वास्तव में जैसे जैसे घटनाएं सामने आती हैं उसी तरह से इसमें बदलाव की भी गुंजाइश होती है, और बदलाव शायद हो सकता है कि गुंजाइश की बात है। और ये भंडारी साहब, ये जो केस निर्भया का था, इसी को कोर्ट करके और इसमें बदलाव किया गया था। चलिए ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि निर्भया का एक को शहादत कहूंगा मैं उस दिन के, उसका एक बलिदान था। कोई भी क्रांति आई उसके पीछे किसी न किसी का बलिदान होता है। वो शायद हो सकता है कि वो एक माँ बाप की औलाद हो, लेकिन एक अलग जगह उसने खासकर अपराध महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए, और अगर छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, आज बच्चियां खड़ी होकर मुंह पर जवाब देने की हिम्मत जुटाती हैं, शायद ये उसी के बलिदान की वजह से कह सकते हैं। आज हम उसे सलाम भी करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। कम से कम उसकी आत्मा को इतनी शांति जरूर मिल रही हो कि वो दरिंदे फांसी के फंदे से कुछ कदम दूर हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है वो है हमारे यहाँ संवैधानिक दायरे से बंधे हुए, जो भी बहुत जरूरी है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।